हेलो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला रिवीजन करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे ईच एंड एवरीथिंग और क्विकली रिवाइज करेंगे जो जो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। तो स्टे कनेक्टेड टिल लास्ट और अपने सारे फॉर्मूले फटाफट आप लोग रिवाइज करें। चलिए दोस्तों, पहला हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे ज़रूरी है जो जो हमें याद रखना है, दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों? किसी भी एरिया को, स्पेसिफिक एरिया को जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी उतना ज़्यादा उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स का स्टैंड फॉर्मूला होता है बी डॉट ए। जी हाँ बच्चों, बी डॉट ए दैट इज बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जी हाँ बच्चों, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो थीटा इज एन एंगल बिटवीन बी एंड ए। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। यस बच्चों, नेक्स्ट है हमारा यूनिट की बात करें। अगर यूनिट की बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की तो हमें पता है दैट इज वेबर। जी हाँ बच्चों, वेबर होती है सीजीएस सिस्टम में, मैक्सवेल होती है या गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर भी होती है। और आपको ध्यान क्या रखना है, बेसिकली यूनिट आपको ध्यान रखनी है वेबर होती है। और वेबर के अलावा जो सीजीएस सिस्टम में होती है वो होती है मैक्सवेल। एक वेबर में 10⁻8 मैक्सवेल होती है। बच्चों वेबर को हम टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख देते हैं क्योंकि B इंटू ए होता है, B की यूनिट आपकी होती है टेस्ला। जी हाँ बच्चों, और आपका एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो वेबर इज टेस्ला मीटर स्क्वायर ऑल्सो। दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यस बच्चों, दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या बताता है बच्चों कि फ्लक्स अगर लिंक्ड होगा कॉइल का, चेंज होगा, अगर द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, वो बराबर होगी माइनस डी फाई बी बाई डी टी। मतलब फाई बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव साइन पे खास ध्यान दिया जाए। नेगेटिव साइन हमारा लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज एग्जैक्टली नोन एज ऑपोजिशन। यस बच्चों, दिस इज नोन एज ऑपोजिशन। तो वी हैव टू रिमेंबर ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, या आप चाहें अगर डी फाई बाई डी लिखना है तो माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, अगर लॉन्ग चेंज या बड़े चेंज के लिए हम लोग इसको देखेंगे तो। खैर मित्रों, चलेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है बच्चों? लेंज लॉ कहता है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कॉइल में वो अपने कॉज को ही अपोज करेगा। यस, इट विल अपोज इट्स कॉज ओनली। अब सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? जनरली डायरेक्शन पूछा जाता है कि ये नॉर्थ पोल पास में आएगा। मैं एक एक आपको अच्छे समझा देता हूँ कैसे याद रखना है। देखो, अब देखो, अगर ये नॉर्थ पोल इसके पास में आ रहा है और इस रिंग को, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है अगर, तो इस रिंग को इधर से देखा जाए तो रिंग के हिसाब से ये नॉर्थ पोल पास में जाएगा, तो रिंग इसको रिपेल करना चाहेगी क्योंकि अपोजिशन करना है तो नॉर्थ पोल इधर बनाना पड़ेगा। तो इधर के हिसाब से, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से, इस साइड से ऑब्जर्वर देखेगा इस साइड से तो उसको नॉर्थ पोल दिखेगा, तो इस साइड से उसको नॉर्थ पोल का, बच्चों ध्यान रखें, नॉर्थ पोल का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। यस, नॉर्थ पोल का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और साउथ पोल का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो इधर से इसको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा या फिर इधर से नॉर्थ पोल दिखेगा। दूसरा सिनेरियो हम देखें अगर ध्यान से, तो बच्चों नॉर्थ पोल जब दूर जाने लग जाएगा तो ये क्या कहेगा, ये ऑब्वियसली हर चीज़ को अपोज करना है इसको, तो बोलेगा दूर नहीं जाओ, तुम मेरे पास आओ। पास बुलाने के लिए इसको साउथ बनना पड़ेगा, तो इस ऑब्जर्वर के लिए इधर से, इस तरफ से इसको साउथ दिखेगा। साउथ के लिए क्या दिखेगा हमें? क्लॉकवाइज दिखेगा। नेक्स्ट इज अगेन ऑब्जर्वर, जब अगर ऑब्जर्वर फिर से साउथ पोल इसके पास आएगा तो यहाँ पे साउथ बनेगा, फिर से क्लॉकवाइज, एंड अगर साउथ दूर जाएगा तो इधर नॉर्थ बनेगा और इसके लिए क्या बन जाएगा? फिर से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग डायरेक्शन लेंस लॉ की एक मैग्नेट में देखते हैं, एक लूप में देखते हैं। दूसरा भी मैंने आपके लिए केसेस ड्रॉ किए हैं, चलिए देख लेते हैं बच्चों। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये भी लेंस लॉ का ही पार्ट है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने पूछा। देखो बच्चों, आई इधर की तरफ, करंट इधर की तरफ आ रहा है, करंट इज इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, करंट इंक्रीज होगा तो इस कॉइल में इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कि वो उसको डिक्रीज करे, और डिक्रीज करने के लिए बैटरी के टर्मिनल्स ऐसे बन जाएंगे, मतलब इधर पॉजिटिव बन जाएगा, इधर नेगेटिव। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनेगा, ईएमएफ मतलब दो टर्मिनल्स होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इधर की तरफ पॉजिटिव बन जाएगा, इधर की तरफ नेगेटिव, कि इधर की तरफ करंट फ्लो करे, जो इंड्यूस करंट हो इस डायरेक्शन में फ्लो करे, और इस डायरेक्शन में जब फ्लो करेगी तो इस आई को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो
तो आपको लेंस लॉ के हिसाब से समझना पड़ेगा हर चीज़ को। लेंस लॉ ऑलवेज यूज टू अपोज, करंट इधर की तरफ इंक्रीज कर रहा है तो लेंस लॉ क्या कहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस डायरेक्शन में बनो कि इसको डिक्रीज करो। यस बच्चों, अब दूसरा इसी में केस मैं इधर की तरफ दिखाता हूं आपको। दूसरा केस है, अगर यही करंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है लेकिन करंट अगर डिक्रीज कर रही है तो लेंस लॉ ऐसा ईएमएफ यहां प्रोड्यूस करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव कि उसके सपोर्ट में इंड्यूस करंट बन जाए। यस बच्चों, तो करंट इज डिक्रीजिंग तो सपोर्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा कि भाई तुम इंक्रीज हो जाओ। यस, अब अगला बेटा इधर से दूसरी डायरेक्शन, अगला इस डायरेक्शन में करंट लिया, करंट इंक्रीज कर रहा है, आपको पता है ऐसा टर्मिनल बनाएगा तभी ये इसको अपोज करेगा क्योंकि इंक्रीज का अपोज होगा डिक्रीज। तो बच्चों इसीलिए इसमें दूसरे केस में क्या हुआ, जैसे इधर के करंट डिक्रीज हुआ तो क्या बोलेगा इंड्यूस्ड लेंस लॉ बोलेगा नहीं नहीं भाई तुम ताकतवर बन जाओ और मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं। तो लेंस लॉ का हमने दो बेसिक तरीके से जो क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है मैंने आपको दोनों बच्चों समझा दिया है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लें और एक दो बार इसको अच्छे से देख लें, आपको याद हो जाएंगे। अगर कुछ भी दिक्कत लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। नेक्स्ट फॉर्मूला जो इसके अंदर है बच्चों मोशनल ईएमआई है, या इसको हम मोशनल ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं कि ये जो आपको रॉड्स दिख रही हैं ये स्टिल हैं, ये स्टेशनरी हैं, इसके ऊपर ये जो पीक्यू रॉड है, यस बच्चों ये पीक्यू रॉड, इसके ऊपर पीक्यू रॉड जो आपको दिख रही है ये वाली रॉड ये मूव कर सकती है। यस, अगर ये मूव करेगी तो इसका एरिया जो होगा बच्चों इस सर्किट का या इस ऑब्वियसली इस सर्किट का जो एरिया होगा इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगी, देखो बच्चों फ्लक्स जो होता है वो होता है बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, थीटा मैं ले लेता हूँ 0 डिग्री, कॉस 0 1 हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों जब इसको आप इंक्रीज करेंगे तो ये इधर की तरफ मूव कराएंगे, जब इसको मूव कराएंगे तो इसका एरिया स्पेसिफिक एरिया इज गोइंग टू इंक्रीज, या फिर अगर इसको पास लेके जाएंगे, यस अगर इसको पास लेके जाएंगे तो एरिया डिक्रीज होगा। तो इन दोनों केसेस में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जिसको हम नाम देते हैं मोशनल ईएमएफ या मोशनल ईएमआई ड्यू टू जनरेटेड एरिया। बिल्कुल सही बात है, इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे VLV, where V is magnetic field, L is the length of this portion of the rod which is moving, yes, and V is the velocity of this rod, चाहे वो पास मूव कर रही है चाहे अबे मूव कर रही है। अगर मूव नहीं करेगी तो एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनेगा। तो E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं d∅dt और वो हमारा बराबर होता है BLV के बराबर। यस, वेयर B इज मैग्नेटिक फील्ड, V इज स्मॉल v इज वेलोसिटी एंड L इज लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा मित्रों। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले और हैं, इंड्यूस्ड करंट का ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, BLB हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है अपॉन में रेजिस्टेंस कर दिया, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स का। बच्चों मैग्नेटिक फोर्स जो रॉड एक्सपीरियंस करेगी या करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा जिसके अंदर करंट वो होता है ILB साइन थीटा, यहाँ पे थीटा आपकी 90 है इसलिए मैक्सिमम फोर्स हो जाएगी ILB। यस सर, यहाँ पे B तो हमने मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट क्या हो जाएगा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बना है VLB बाई R इंटू L, तो इसको सॉल्व करने पे हो जाएगा B² VL² अपॉन में रेजिस्टेंस। यस बच्चों, पावर डिसिपेटेड इन मूविंग अ कंडक्टर। बच्चों मूविंग अ कंडक्टर का मीनिंग यहाँ पे ये है, अगर आपको यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करना है और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो एक्सटर्नल कुछ वर्क करना पड़ेगा उसको यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराने के लिए, तो वही बात कर रहे हैं। तो मैकेनिकल पावर बोल सकते हो जो एक्सटर्नल करनी पड़ती है, या एक्सटर्नल पावर दैट इज dW/dt, ये होता है फोर्स एक्सटर्नल अप इंटू वेलोसिटी। फोर्स एक्सटर्नल का फॉर्मूला आप देख चुके हो, V² L² V अपॉन में R, V² L² V अपॉन में R इंटू V, तो हो जाएगा V² L² इंटू V² अपॉन में रेजिस्टेंस। यस बच्चों, दिस इज एक्सटर्नल पावर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। चलेंगे आगे की तरफ, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर लॉजिकली मेरी बात समझो तो एक हमारे पास एक कॉइल है, कॉइल में करंट जब जाएगा बच्चों तो करंट अगर चेंज होगा 0 से I की तरफ, जब करंट की वैल्यू चेंज होगी तो उसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डेवलप हो जाएगा। यस, तो वो सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा एग्जैक्टली। अगर आप मेरी बात ध्यान से समझो बच्चों तो सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला होता है N∅I। N∅I का मतलब यहाँ पे ये हो गया, N इज नंबर ऑफ टर्न्स, phi इज द फ्लक्स ऑफ द कॉइल अपॉन में I, वेयर L इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्शन की यूनिट क्या होती है सर, होती है हेनरी या फिर आप वेबर
वेबर पर एम्पेयर भी बोल सकते हैं, और ढेरों यूनिट होती हैं, आप जनरली हेनरी ध्यान रख लें। यस बच्चों, वेबर पर एम्पेयर यहाँ से आती है क्योंकि फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर और आई की यूनिट होती है एम्पेयर। बच्चों मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूँ फटाफट, तो ध्यान रख सकते हैं। एल इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन, दैट इज एन फाई बाई आई। खैर बच्चों चलेंगे आगे। अब अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अलग अलग सेल्फ इंडक्शंस होते हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं बच्चों। ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोलेनॉइड को होता है, बट सर्कुलर कॉयल का भी आजकल पूछा जाता है। तो चलिए, सर्कुलर कॉयल जिसका रेडियस बच्चों है आर, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू पाई आर, सॉरी म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू पाई आर डिवाइड बाई 2, वेयर म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी, पाई इज ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस सर्कुलर कॉयल एंड आर इज द रेडियस, अपॉन में 2 होता है सर्कुलर कॉयल का हमारा सेल्फ इंडक्शन। ऐसे सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड क्या होता है, म्यू नॉट। यस बच्चों, आप अगर फ्री स्पेस है तो आप म्यू आर यहाँ से काट कर सकते हैं, म्यू आर आप गायब कर सकते हैं, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, वेयर म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी, एन स्क्वायर इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द solenoid, A is area of this one area and L is the length of this one, जिसको आप अगर म्यू इज रिलेटिव परमिटिविटी को अगर आप म्यूरियम की परमिटिविटी लिखते हैं तो म्यू नॉट म्यू आर ऐसे होता है स्टैंडर्ड फार्मूला। तो अगर आप फ्री स्पेस के लिए बात कर रहे हैं तो हर जगह म्यू नॉट हो जाएगा, तो डोंट बी कंफ्यूज। तो जनरली आपने म्यू नॉट एन स्क्वायर ए पढ़ा होगा, लेकिन हम मीडियम के लिए जनरली डिफाइन कर दिया। अगर आप एयर के लिए बात करते हैं तो म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, या म्यू नॉट म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन में एल भी आप लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चाहे तो आप टोरॉइड का भी याद रख सकते हैं, टोरॉइड का होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर आर अपॉन में 2। यस बच्चों, आर इज द रेडियस ऑफ दिस टोरॉइड, एवरेज रेडियस ऑफ दिस टोरॉइड। यस बच्चों, टोरॉइड का जनरली नहीं पूछा जाता, फिर भी मैंने बता दिया आपको। यस बच्चों, चलेंगे हम आगे की तरफ, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है एक बार ओवरव्यू दे दूं। इस कॉयल, प्राइमरी कॉयल मतलब पड़ोसी कॉयल में फ्लक्स जब चेंज होता है तो किसी कॉयल में जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है तो उसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। जी हाँ बच्चों, तो यहाँ पे इस कॉयल में जब फ्लक्स चेंज होगा करंट के चेंज होने के कारण, तो इस वाले कॉयल में इस कॉयल का भी फ्लक्स चेंज होने के कारण इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा और उसके कारण करंट फ्लो होगा। तो इस फिनोमिना को पड़ोसी कॉयल में ईएमएफ चेंज होने, फ्लक्स चेंज होने के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसको हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो है आपका वो होता है N2 ∅2। N2 ∅2 मतलब देखो बच्चों, 1 का मतलब हम प्राइमरी यूज करते हैं, 2 का मतलब हम सेकेंडरी यूज करते हैं। देखो M इज म्यूचुअल इंडक्शन, I1 का मतलब करंट विच इज गोइंग टू फ्लो इन द प्राइमरी कॉयल, प्राइमरी कॉयल इसको बोलते हैं, जिसके कारण बच्चों इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड जब इसके अंदर जाती है आई इज चेंजिंग, सो मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है, तो इसका जो सेकेंडरी कॉयल का है फ्लक्स वो चेंज होता है। तो इसलिए लिखा हुआ है N2 ∅2, क्योंकि सेकेंड कॉयल में जो सेकेंडरी कॉयल है उसके अंदर हमारा फ्लक्स चेंज होता है और उसी के फ्लक्स की बात करते हैं। तो N2 ∅2 इज इक्वल टू MI1, या फिर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो सेकेंडरी कॉयल में होता है, इसलिए E2 लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। आप चाहें तो सेल्फ इंडक्शन के लिए भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। आई जस्ट राइट, लाइक मैं इसको भूल गया आपको लिखने आपके लिए, लेकिन आप इसके लिए बिल्कुल सेम आप लिख सकते हैं मित्रों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 2 कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब एक हमारा ये है और दूसरा ये है, इनका म्यूचुअल इंडक्शन कैसे लिखेंगे बच्चों? कुछ नहीं करना, म्यू नॉट वही फॉर्मूला, म्यू नॉट N1 N2। यस बच्चों, म्यू नॉट N1 N2 इंटू ए। अब बच्चे एरिया हमेशा छोटे वाले का लेंगे, छोटे वाले का एरिया मतलब यहाँ पे जिस रिंग का एरिया कम होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ दिस वन, अपॉन में 2R होता है, इसका फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे, वेर कैपिटल आर इज द एग्जैक्टली द रेडियस ऑफ द लार्जर वन। ये जनरली कम यूज होता है बोर्ड पर्पस के लिए बच्चों, लेकिन ये जो हमारा है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड वो बहुत ज़रूरी है कि एक कॉयल के ऊपर दूसरा कॉयल अगर लपेटा हुआ है तो उसका जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है मित्रों, दैट इज म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में L, वेयर N1 N2 इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, A इज एरिया एंड L इज लेंथ। बच्चों कभी कभी क्या होता है N1 बाई L
को हम स्मॉल n1 लिख देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और n2/L को हम लोग स्मॉल n2 लिख देते हैं। तो इस फॉर्मूले को L से डिवाइड और L से मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, म्यू नॉट n1 n2 a इंटू L। तो डोंट कंफ्यूज, n1 n2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है स्मॉल n1 n2, और कैपिटल n1 n2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इस केस में A होता है एरिया, L होगा लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। चलेंगे हम एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। एनर्जी जो इंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में जो हमारी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, ये भी ध्यान रख लें। फॉर्मूला होता है हाफ LI स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी होती है 1/2 B²/μ0। तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज आपको जो ध्यान रखने एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर के। नेक्स्ट है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडक्टर। सीरीज में इंडक्टर डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, L1 L2 L1 + L2। मित्रों ये जो बगल में नीचे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये वाला, दैट इज L1 L2 ± 2m। बच्चों क्या होता है, इनके कारण इन दोनों का आपस में कुछ सेल्फ इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। दो कॉइल जब भी होते हैं तो हमारे वो फैक्टर भी, अब म्यूचुअल इंडक्शन सपोर्टिव है, वो अपोजिंग है, इसलिए ± लिखा हुआ है। ज़्यादा हमें इसके ऊपर चर्चा करनी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना है कि म्यूचुअल इंडक्शन भी उनका आपस में हो सकता है। वेर m = K√L1 L2। K इज द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग मैक्सिमम कब होगी, जब एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा। मिनिमम जब होगी जब वो परपेंडिकुलर होंगे। इतनी बातें आप ध्यान रख सकते हैं कॉम्बिनेशन में। दूसरा आपको पता है पैरेलल में जस्ट रिवर्स करके हम जोड़ देंगे, जैसा कि रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ते हैं। यस, नेक्स्ट इज लाइक ट्रांसफार्मर, जो हमारा जिस प्रिंसिपल पे हमारा जो डिवाइस है इस चैप्टर में हमारे EMI में डिवाइस है, उसको हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होती है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करती है, और ये म्यूचुअल इंडक्शन पे डिपेंडेंट होती है। बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन में एक इनपुट यहाँ से देते हैं, आउटपुट यहाँ से लेते हैं, इसलिए इसको प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। आयरन कोर्स और लैमिनेटेड कोर्स यूज करते हैं। लैमिनेटेड क्यों करते हैं कोर्स को, एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए, कि पावर का लॉस एडी करंट की फॉर्म में कम हो। अब इसमें भी बच्चों कुछ फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड, देख लेते हैं। सेकेंडरी कॉइल अपॉन में प्राइमरी कॉइल का EMF, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी। सब कुछ सेकेंडरी बाय प्राइमरी होता है, बट करंट प्राइमरी बाय सेकेंडरी होता है। इसी को हम लोग ट्रांसफार्मर रेशियो K बोलते हैं। ये K पूरी कहानी डिसाइड करता है कि स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन। बेटा देखो, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्म्स अगर ज़्यादा होंगे तो K इज ग्रेटर देन 1 होगा, इसको हम स्टेप अप बोलेंगे। नंबर ऑफ सेकेंडरी मतलब आउटपुट ज़्यादा होगा तो स्टेप अप बोलेंगे, आउटपुट कम होगा, सेकेंडरी का मतलब आउटपुट होता है ना, और आउटपुट कम होगा तो K की वैल्यू <1 होगी। उसी को मैंने ये आपको ग्राफ से बताया है। यस बच्चों, ज़्यादा नहीं, स्टेप अप का मतलब होता है सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज की संख्या ज़्यादा रहेगी, प्राइमरी में कम रहेगी। नंबर ऑफ टर्न्स, अगर वोल्टेज बेटा देखो इंड्यूस्ड EMF इज -N-dφ/dt, नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होता है EMF। इसीलिए हम बात करते हैं कि जब हमारा वोल्टेज ज़्यादा रखना है, EMF ज़्यादा रखना है। यस बच्चों, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी टर्न्स ज़्यादा होंगे, इसीलिए NS/NP की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। बस करंट कम होगा। देखिए बेटे, पावर सप्लाई, पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट सेम है। पावर होता है VI, तो वोल्टेज आप बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली करंट की वैल्यू डिक्रीज होनी पड़ेगी, क्योंकि पावर कांस्टेंट है। तो जाहिर सी बात है, अगर करंट बेटा कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा होंगे, K ग्रेटर देन 1 होगा। और स्टेप डाउन में क्या करना होगा, हमें स्टेप को डाउन करना होगा, मतलब वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल की कम चाहिए, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल की कम चाहिए, EMF कम मिलेगी, इसलिए EMF कम हो गई तो करंट भी कम हो जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस करंट ज़्यादा हो जाएगा, करंट ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस कम हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में। यस बच्चों, ये उल्टा छप गया है। प्राइमरी कॉइल में हमारा जो टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो ज़्यादा होंगे सेकेंडरी कॉइल से, और K रहेगा वो <1। ये टर्न्स की बात हो रही थी, T स्टैंड्स फॉर टर्न्स एग्जैक्टली। तो टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, K इज <1। चलेंगे हम आगे की तरफ, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या होता है, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में, आउटपुट अपॉन में इनपुट। यस बच्चों, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर इंटू 100 को हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं। दैट इज VS/IS VP/IP इंटू 100, दैट इज नोन एज एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। यस बच्चों, तो ये हमारी कुछ बेसिक बातें थी। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे फॉर्मूला। यस, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला लिस्ट अवेलेबल हैं, आप प्ले लिस्ट आके चेक कर सकते हैं चैनल पे। चैप्टर वाइज फॉर्मूला मैंने रिवाइज करवा रखा है।
फटाफट अगर आपको और जल्दी देखना है तो आप 1.5x 1.25x लगा के भी देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। मोर अमेजिंग एमसीक्यूज के लिए, अमेजिंग शॉर्ट्स के लिए चैनल पे बने रहें। मैं अभी इसको फॉर्मूला लिस्ट खत्म करके उसके जस्ट बाद में हर चैप्टर वाइज आपके लिए चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा जो आपके फर्स्ट टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। बच्चों कोई मिसकमिटमेंट नहीं होगी कि वहीं से क्वेश्चन आएगा, बट कंसेप्ट वही होंगे। पूरे कंसेप्ट्स को मैं कवर करूँगा फिजिक्स के। बच्चों यहाँ पे कोई भी मिस कमिटमेंट नहीं होगी इस चैनल पे, ये बात मैं आपको एश्योर कर दूं मित्रों। इसलिए इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं वहीं से आएगा, वहां से आने की संभावना रहेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बनेंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, सब तरह के क्वेश्चंस मैं 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर की सीरीज लेके आने वाला हूं इन द नेक्स्ट वीक, ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक में ही। तो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।